मेरे फादर ने मुझे बताया कि जब मेरे दादा फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर थे, काम सुना होगा संतोष कुमार हो गया, तो एक उसने स्टोरी सुनाई कि मैं वहाँ पे ना कैमरे का जो ट्रैक होता था उसको धक्का लगाता था, लेकिन वहाँ पे किसी को ये नहीं पता था कि सामने जो चेयर पे बैठे हुए हैं ये जो डायरेक्टर है, ये इनका बेटा है जो ट्रैक को धक्का लगा रहा है। एक कैमरामैन के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती देखिए कि कैमरामैन के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि उसने आपको दिखाना है। इनडोर इतना ज्यादा काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल काम आउटडोर होता है ज्यादा। अच्छा, इंडोर क्या है, एक स्टूडियो है, आपका सेट बना हुआ है, आपने एक फ्रेम बनाया, फिक्स कर दिया, ओके। असल काम आपका बाहर जाके पता चलता है कि आप जब बाहर जाते हैं आपको बहुत सी चीजों का ख्याल रखना होता है। टिकटॉकर सिड रैपर कितने नंबर देंगे 10 में से? उनको मैं 7। टिकटॉकर जन्नत मिर्जा जन्नत मिर्जा के 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTV एनन के साथ मैं हूं रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी को एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ नया एक्सपीरियंस करना, कुछ नया देखना, कुछ नया सीखना एक अलग सा ही एक जज्बा होता है और जोश व खरोश भी होता है। नाज़रीन, एज यू नो कि हमारे पास प्रोग्राम गॉसिप विद रुमैसा में ज़बरदस्त गेस्ट आते हैं, उनसे हम बातें करते हैं, डिस्कशंस होती हैं उनके कैरियर के हवाले से, उनसे बातचीत करते हैं कि किस फील्ड में हैं, वो क्या करते हैं। तो आज भी हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत मौजूद हैं। अगर मैं इनका बैकग्राउंड बताऊं आपको, तो इनके ग्रैंडफादर जो थे वो फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर थे और उनके फादर जो थे वो फिल्म इंडस्ट्री के DOP थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। और उनके फादर ने जो है वो काफ़ी सारी फिल्म्स में काम किया है। अगर मैं नाम लूँ तो बहुत सारी फिल्म्स हैं, एक तो बता देती हूँ, हम नशीन थी और मिट्टी का पुतला। और साथ में अगर मैं इनकी बात करूं, जो गेस्ट मेरे साथ आज मौजूद हैं, कैरियर इन्होंने अपना जो है वो एज असिस्टेंट कैमरामैन से शुरू किया, फिर एसोसिएट प्रोड्यूसर बने, फिर प्रोड्यूसर हो गए और अब जो है वो करंट अफेयर और जो है वो इसमें न्यूज़ में डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं एक स्टेट मीडिया के साथ। इनकी तरफ बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं सादत रशीद साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका आने का। सर, मुझे बताएं कि बैकग्राउंड आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है और स्टार्टिंग आपने जब मीडिया में की तो एज असिस्टेंट कैमरामैन की। आप चाहते तो आप एज अ हीरो भी आ सकते थे, एज अ प्रोड्यूसर भी आ सकते थे। छोटे लेवल से क्यों स्टार्ट किया आपने? अच्छा, सबसे पहले तो एक मैं चीज़ आपको बता देती हूँ। मेरे फादर जो थे वो स्टार्ट में फिल्म इंडस्ट्री में थे। दादा का तो आपने किया, उन्होंने फिल्में बनाई हैं, काम नहीं किया, बनाते थे। उनकी चकोरी जो फिल्म है एक बड़ी मशहूर हुई है, गुजर चुकी है, नदीम और शबनम की, वो भी उन्हीं की है। बाकी आपने कहा कि उसके बाद वो PTV में आ गए थे। मेरे फादर भी PTV में रहे हैं, एज ए सीनियर कैमरामैन वहाँ से रिटायर्ड हैं। हीरो भी आ सकता था और अभी याद भी है कि वहाँ पे एक होते थे, प्रोड्यूसर होते थे उस ज़माने में, वो कहते थे कि ड्रामों में आ जाओ, तो मैं उन्हें कहता था कि मुझे ड्रामों का शौक़ नहीं है, मुझे कैमरे की बैक साइड पे जो काम होता है वो मुझे टेक्निकली काम जो है सीखने का शौक़ है। अच्छा। और बाकी आपने ये कहा कि मैं आ सकता था बिल्कुल कि किसी अच्छी पोस्ट के लिए भी मैं जा सकता था, लेकिन मैंने इसलिए एज ए असिस्टेंट कैमरामैन आया क्योंकि मैं जानना चाहता था हर चीज़ को। तो अगर तो मैं एक, आप ये सोच लें कि अगर मैं प्रोड्यूसर या एसोसिएट प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर डायरेक्ट कहीं चला जाता तो मुझे उस तरीके से चीज़ों का पता नहीं चलता, क्योंकि एक प्रोड्यूसर के लिए ज़रूरी है कि वो ये जाने कि कैमरा एंगल्स क्या हैं, कैमरा किस तरह ऑपरेट होता है, लाइटिंग क्या होती है, टेक्निकल चीज़ें उसको आना बहुत ज़रूरी है। लाइटिंग, कैमरा, एडिटिंग, ये तमाम चीज़ें उसको आनी चाहिए। तो मैंने इसीलिए जो है अपना जो कैरियर का आगाज़ किया वो मैंने एक एज ए असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पे किया। कैमरा सीखा, लाइटिंग सीखी। मेरे जो टीचर्स थे बड़े अच्छे, मैं क्या कहते हैं, ख़ास तौर पे ज़ुबैर साहब हैं, आजकल सऊदीया में होते हैं, और भी थे, एक और हैं जमील साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, लेकिन ये मैंने उनका नाम लिया जिन्होंने मुझे पॉलिश किया। और उसके बाद ड्रामे मैंने, और इसी तरह आगे चलता रहा और सीखता रहा। इस सीखने के अमल को मैंने नहीं रोका। उसके बाद प्रोडक्शन के कुछ कोर्स किए और इसी तरह जहाँ पे चैनल में था उन्होंने मुझे प्रमोट करते। अच्छा, आपने कहा कि मेरिट पर सारा काम होना चाहिए, बिल्कुल, सिफारिश का चक्कर नहीं होना चाहिए। नहीं, सिफारिश का नहीं होना चाहिए। सिफारिश देखिए, अगर तो आजकल सिफारिश की ज़रूरत होती है आपने कहीं एंटर होने के लिए, लेकिन आप अगर तो उस सिफारिश को लेके बैठ जाएंगे ना,
कि हर जगह उसे यूज़ करेंगे, तो वो एक हद तक होगी। उसके बाद आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अगर तो आपके पास टैलेंट है ना, फिर आपको आगे सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। आपको लोग खुद अप्रोच करना शुरू कर देंगे। क्या बात है! आपको मेरा ख़्याल है सिफ़ारिश जो है वो 2 किस्म की होती हैं। एक तो वो कि जो डायरेक्ट बोलते हैं कि बच्ची है, हुँ, जिसको बिठा दी जाती है, कोई टैलेंट नहीं होता और वो जो हमारे सामने जो नाज़रीन है वो भी देखकर जो है वो खुश नहीं होते हैं उन्हें ठीक है। देखकर। दूसरी मेरा ख़्याल है कि मशवरा या आप किसी को देते हैं कि आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप फलाँ बंदे से मिल लो। एक वो सिफ़ारिश हो जाती है जो मशवरतन एक हो जाती है कि आप वहाँ जाओ, अपना टैलेंट वहाँ पर जाकर दिखाओ कि आप में क्या टैलेंट है। तो अगर आप वहाँ पर ओके होते हो तो वो फिर एक अच्छी सिफ़ारिश में आ जाता है। आप इन 2 को किस तरह से देखते हैं? मैं जो आपने सेकंड पे मुझे बताया कि आप इस तरह एक बंदा आता है मेरे पास और कहीं पे मुझे नज़र आ रहा होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो मैं उसको कहता हूँ कि आप इस जगह चले जाओ, हुँ, जाके इंटरव्यू दो और आप अगर तो इंटरव्यू पास कर लेते हो, अपनी काबिलियत दिखा लेते हो, हुँ, तो ठीक है। और लेकिन ये है कि अगर तो मेरे कहने से वहाँ पे उसे जॉब मिल जाती है, उसके बाद वो आगे कुछ कर नहीं सकता हुँ, है, तो फिर वो मैं कम से कम दोबारा उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। अगर तो वो कुछ कर सकता है तो फिर अपना टैलेंट दिखाए और करे। ये हुँ, एक चीज़ होनी चाहिए इंसान के अंदर। ठीक। सिफ़ारिश एक ही दफ़ा होती है किसी के लिए, बार-बार नहीं होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस शोबे से आपका ख़ानदान वाबस्ता है, उससे जो है वो रंग-ओ-नूर की दुनिया कहा जाता है और कहते हैं कि इन रोशनियों में जो है वो आँखें झुंधिया जाती हैं, तो आपका तजुर्बा कैसा रहा? ये घर में भी वो आपके फ़ादर आते होंगे, आज तो ये हुआ, आज ये हुआ, वो भी देखना, वो भी एक्सपीरियंस करना और उस लाइमलाइट की दुनिया में रहना, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? स्टार्ट से लेकर अब तक का? देखिए स्टार्ट से लेके अब तक इस तरह के फ़ादर जो थे जब वो फ़िल्म इंडस्ट्री में थे उस वक़्त तो फ़ादर मैरिड भी नहीं थे। उसके बाद जब पीटीवी में आए फ़ादर और जब हम इस्लामाबाद में आ गए, तो इस्लामाबाद में फिर ये होता था कि मैं फ़ादर को कहता था उस वक़्त मैं स्कूल जाता था, स्कूल गोइंग था और मुझे याद है कि जुमे के दिन हमें छुट्टी होती थी। तो मैं फ़ादर को ये कहता था कि आपने जो अपनी ड्यूटी है ना, जुमे के दिन कहीं आउटडोर लगवानी है और मैं आपके साथ मैंने जाना है आउटडोर। अच्छा। तो वो हमेशा हर हफ़्ते का जो जुमा होता था, वो वैसे उन्होंने टोटल अपनी जो पीटीवी की उनकी ज़्यादातर जो सर्विस है, वो प्रेसिडेंट हाउस या जितने प्रेसिडेंट्स हैं या वज़ीर-ए-आज़म उनके साथ ही गुज़री है। अच्छा, या अच्छा। वो ये होता था कि अपने मेरी खातिर फिर ये कि जुमे की ड्यूटी जो थी, हुँ, वो कहीं मरी, गिलगित इधर-उधर लगवाते थे और फिर मैं उनके साथ जाता था और मैं उन्हें काम करते हुए देखता था कि वो किस तरह करते हैं। स्टूडियो में जब वो ड्रामास कर रहे होते थे, कई ड्रामों में भी उनकी होती थी, तो मैं देखता था जाके उनके पास के देखता था कि लाइटिंग ये किस तरह करते हैं। अच्छा। कि मैं मेरे लिए एक हैरानकुन चीज़ होती थी कि वो ग्रिड्स लगी होती है ना, स्टूडियोज़ के ऊपर ग्रिड होती है, उनमें लाइट्स होती थी। उस वक़्त वो यूज़ होती थी, उन्हें हम 1K या नत्थू लाइट कहते हैं। अब अच्छा। तो लाइटिंग भी चेंज हो गई है, कूल लाइट्स आ गई हैं। तो वो नीचे से बैठ के बता रहे होते थे कि जी कि 1 नंबर को नीचे कर दो, 6 नंबर ऊपर कर दो। तो मैं हैरान होता था कि इन्हें किस तरह ये पता चला, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। तो हुँ, मैं सिर्फ़ उन्हें बैठ के दूर से देखता रहता था कि ये क्या करते क्या हैं। लेकिन आगे चल के जब मैं खुद फिर आया इस चीज़ के अंदर, तो फिर मुझे समझ आई कि हाँ, आप बैठ के लाइट किस तरह बनवा सकते हैं। तो वो एक मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बाकी ये है कि मिलना-मिलाना हर एक से होता था। लेके जाते थे, कोई फंक्शंस हैं, कहीं पे हैं, ड्रामे हो रहे हैं, हम लोग ड्रामों में भी जाते थे। जो आपके म्यूज़िक के प्रोग्राम्स हैं, हम अक्सर बैठे होते थे उसके अंदर जाके, लेकिन सामने आने का कभी शौक नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि आप देखते होंगे ना कि सामने लोग आते हैं, कितना मुश्किल होता होगा, किस तरह वो मैनेज करते हैं, किस तरह कंडक्ट होता है। हुँ। तो वो आपको पता होगा कि भई ये वाला जो काम है ऑन स्क्रीन आने का ज़रा भारी काम है, पीछे वाला ठीक है। नहीं, भारी काम कोई भी नहीं होता है। मैं ऑन स्क्रीन भी आ चुका हूँ। लेकिन अच्छा। मैंने इन चीज़ों के सीखने के बाद आया हूँ। हुँ, मैंने अपना तमाम ये जितना टेक्निकल काम सीखा क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है कि जब तक आपको खुद नहीं मालूम होगा ना आपने किस तरह दूसरे बंदे से काम लेना है, हुँ, तो उस वक़्त आप काम नहीं करा काम सकेंगे, आपको खुद आना चाहिए। अब मैं वहाँ पे था, चैनल के साथ रहा हूँ लास्ट, तो वहाँ पे एंकर्स भी आती थीं, उनको बताना कि आपने किस तरह बोलना है, हुँ, आपने न्यूज़ किस तरह पढ़नी है, आपने स्क्रीन के सामने किस तरह आना है। हुँ। फिर मैं प्रोग्राम भी होस्ट कर चुका हूँ, कुछ एक प्रोग्राम थे, अच्छा, आप एंकर भी हैं और रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं। रिपोर्टिंग भी कर चुका कैसा रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस था आपका ये? इस हवाले से ज़रा बताएँ। रिपोर्टिंग का एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि कैमरामैन भी हैं जी, आप प्रोड्यूसर भी हैं और आप करंट अफेयर्स के डिपार्टमेंट में भी होते हैं, एंकर भी हैं, रिपोर्टर भी। ऐसा कौन-सा काम है जो अभी तक आपने नहीं किया, ये बताएँ? अब अ, पहला सवाल तो मेरा वो था कि एक्सपीरियंस कैसा हुआ? अब उससे पहले ये आ गया कि कौन-सा काम आपने जो है वो छोड़ा नहीं? बस कोशिश यही होती है हर काम सीखूँ और सीखने के लिए उसमें कदम रखता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कामयाब होता हूँ। रिपोर्टिंग के अंदर भी अचानक ही हुआ। ये किस्सा था कि एज़ ए प्रोड्यूसर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी पार्लियामेंट हाउस के सामने डीएसएनजी के साथ। अच्छा। तो रिपोर्टर्स थे हमारे 2, वो बस मैंने ये बैठना था, जो वो उन्होंने रिपोर्ट भेजनी थी उसको लिंक कर देना था, इंजीनियर को कहना था।
तो मैं बैठा हुआ था, ये उस वक़्त का वाक़या जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान की पेश की गई। तो अच्छा। उस वक़्त वो दिन, तो मैं काफ़ी देर, तकरीबन आधा पौना घंटा बैठा रहा। मैं ऐसा बंदा हूँ जो बैठ नहीं सकता हूँ, मुझे काम का शौक है। अच्छा। तो हमारे रिपोर्टर्स जो है बाहर फिर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं क्या करूँ? ये तो लाएँगे, ला के एक रिपोर्ट दे देंगे, और वो तो उन्होंने चैनल में भिजवानी है, वो तो एक इंजीनियर भी कर लेंगे। तो मेरा बैठा रहने के कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं कुछ करता हूँ। तो मैं उठा वहाँ से, अपना मोबाइल लिया, और उसके बाद मैं पार्लियामेंट के अंदर घुस गया। पार्लियामेंट के अंदर गया, मीडिया गैलरी में देखा, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा यहाँ पे भी मेरा कोई काम नहीं बनता है, लोग बैठे हुए हैं। मैं वहाँ से सीधा नीचे उतरा, जहाँ से आपके अंदर जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म और सब लोग, मैं वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। अच्छा, मैंने मेन कहा एंट्रेंस पे। हाँ, मेन अंदर पार्लियामेंट के अंदर जाके जो उनका एक गेट होता है, जहाँ से वो अंदर फिर जाके बैठते हैं उनकी ठीक है। सिटिंग एरिया में। मैंने कहा कि यहाँ से सब लोग बाहर आएँगे अभी। तो बस वहाँ पे मैं खड़ा हो गया, और फिर जो भी बाहर आता गया, मैं उसको पकड़ता गया, और मैंने अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी। और अच्छा। मैं मोबाइल भी करता गया, और हर चीज़ कर करके मोबाइल पे उसी वक़्त मैं भेजता था चैनल में, और चैनल वाले ऑन एयर कर रहे थे। अच्छा। ये चीज़ उसी वक़्त वो ऑन एयर कर देते थे। जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो वहाँ से आ रहे थे, और उस वक़्त सारा कुछ काम शायद करने की आपको लगन होनी चाहिए। शायद आपको उसमें एक शहबाज शरीफ की भी बड़ी एक पिक्चर भी बड़ी वायरल सी हुई थी, जिसमें वो इस तरह करके बैठे हुए थे। जी हाँ, जी हाँ, ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत सी चीज़ें मैं बना रहा था, और सारा कुछ अच्छा, वो पिक्चर आपने ली है? बस वो मैंने भी वहाँ पे ली हुई थी, और भी लोग ले रहे थे, और बाकी वीडियोस के अंदर भी आ रही थी। जी। मैं भी भेजता जा रहा था चीज़ें, क्योंकि मेरे अच्छा। पास जितना डाटा आता जा रहा था, मैं सब कुछ चैनल को भेज रहा था, और वो अच्छा। चैनल जो है वो उसे ऑन एयर करता जा रहा था। वो क्या रहा रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस। इसके अलावा जो है फिर मैं खुद कैमरामैन के साथ चला जाता था कई दफ़ा अपने प्रोग्राम्स करने के लिए आउटडोर्स, तो वहाँ पे मैं जाके खुद ही इंटरव्यूज़ ले लेता था। अच्छा, सर बताएं, बतौर कैमरामैन, एक कैमरामैन की बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो स्टूडियो को भी देखना, सेट को देखना, लाइट्स, कैमरा, एंकर्स, अपना सब्जेक्ट। आपका सबसे बेहतरीन अब तक का एक्सपीरियंस किस एंकर पर्सन के साथ रहा? और ये भी बताएं कि एक कैमरामैन के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है? देखिए, कि कैमरामैन के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि उसने आपको दिखाना है। हम्म, वो अगर तो फ्रेम ठीक नहीं बनाएगा, उसे पता होना चाहिए कि मैंने नोज़ रूम किस तरह बनाना है। उसके बाद उसको फ्रेमिंग का पता होना चाहिए, उसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, मैं ये समझता हूँ, एक होता है कैमरामैन, एक होता है कैमरा ऑपरेटर। ठीक है। कैमरा ऑपरेटर और कैमरामैन में बहुत फ़र्क होता है। कैमरा सिर्फ ऑपरेट करना कोई चीज़ नहीं है। हम्म, आपको उसके साथ ये पता होना चाहिए कि लाइटिंग किस तरह करनी चाहिए। जब तक लाइट आपकी प्रॉपर नहीं होगी, आप कैमरे में नहीं आएँगे सही तरीके से। लाइटिंग का उसे पता होना चाहिए, फ्रेम का उसे लाज़मी पता होना चाहिए कि मैंने फ्रेम किस तरह के बनाने हैं, जिसके अंदर जो है दूसरा बंदा खूबसूरत लगे। हम्म, बैकग्राउंड को किस तरीके से दिखाना है, और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इनडोर इतना ज़्यादा काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल काम आउटडोर होता है ज़्यादा। अच्छा। ज़्यादा आउटडोर, क्योंकि इनडोर क्या है, एक स्टूडियो है। स्टूडियो में आपकी बैकग्राउंड पे आपका सेट बना हुआ है, आपने एक फ्रेम बनाया, फिक्स कर दिया, ओके, ठीक है। असल काम आपका बाहर जाके पता चलता है, कि आप जब बाहर जाते हैं, आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, कि आप कैमरे की नज़र से देखना पड़ता है कि आपका एंकर और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तमाम चीज़ों पे नज़र रखना पड़ती है आपको। तो अच्छा। असल आपका वहाँ पे पता चलता है कि जी के कैमरामैन का, कि और उधर भी लाइट का एक मसला होता है कि लाइट को किस तरह मैनेज करना है। आईआरएस हो गया, उसको और थोड़ी देर बाद कंट्रोल करना, सूरज की रोशनी को किस तरह करना, ये तमाम चीज़ें, असल चीज़ आपकी आउटडोर में पता चलती है। जबरदस्त, ही तो आपने जो है वो सबकी आंखें खोल दी हैं कि आउटडोर काम जो है वो ज़्यादा मुश्किल होता है और उसको ज़रा गौर व फिक्र से देखना होता है। बिल्कुल। अच्छा, कैमरामैन से प्रोड्यूसर का सफ़र कैसे तय किया, कैसा रहा? मुश्किल भी था, लेकिन अच्छा भी लगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना काम करना, तो सीखने का शौक था। अगर तो आपके अंदर सीखने का शौक हो ना, तो आप हर चीज़ सीखना चाहते हो, फिर आप सीख सकते हो। अब मैंने उन लोगों से काम सीखा कि जो अगर तो मैं गलती करता था ना, तो मुझे थप्पड़ पड़ते थे। अच्छा। ठीक है, कि मेरे जो उस्ताद थे वो ये है कि अगर तो मैंने लाइटिंग के अंदर कहीं गलती की है ना, तो सीधा थप्पड़ पड़ता था मुझे कि अच्छा, ये क्या किया है। और हम चुप करके इस तरह करके आंखें झुका के उन्हें कहते थे गलती हो गई। ठीक है, ट्रैक्स होते थे, शायद आप जानती हो, ये जो ट्रैक होते हैं कैमरा के ट्रैक, उन अभी तो बड़ी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं। उस वक्त वो होते थे आपके तकरीबन 20-20 फुट के और मोटे पाइप होते थे, और ट्रैक होता था उसके ऊपर, आई थिंक 20-25 किलो का ट्रैक होता था। अच्छा। तो वो हमें कहते थे उठाओ और ऊपर लेके आओ, तो हम इस तरह कंधों पे उठाते थे और लेके चलते थे उसको। अच्छा। ठीक है, और कई दफ़ा 4-4 मंजिल ऊपर लेके जाते थे, ड्रामों की शूटिंग्स के अंदर वहाँ पे रखते थे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ऐसा भी हुआ कि रख के हम फारिग हुए हैं, लाइट्स लगाई हैं स्टैंड्स पे, तो उन्होंने कह दिया नहीं यहाँ पे नहीं करनी है, वापस ले लो।
अच्छा। हम कुछ चुप करके वापस पैक करते थे, फिर उठाते थे नीचे ये जानबूझकर होता था कि नहीं। वापस से जो या वहाँ पर सिस्टम बन नहीं पाता कई था। दफा नहीं बन पाता था ना, हम्म, वो जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता है कि तो लेकिन हम ये नहीं कहते थे कि अभी तो आपने वहां पे रखाया, ये क्या बात हुई, नहीं। हम्म, हमें चीजें जिससे इंसान को सीखना होता है ना, उसकी हर चीज को समझ के चलना पड़ता है। समझ तो आप जब किसी की इज्जत करते हैं, किसी को समझेंगे तो वो आपको सिखाएगा भी, तो इस तरह सीखा भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में ऐसा नहीं है। अच्छा, आजकल आप किसी को अगर तो अपने जूनियर को किसी को अगर तो आप थोड़ा सा झड़क देंगे ना, अच्छा, तो वो आगे सीखेगा कि ये कैसे बात कर रहे हैं आप हमारे से। ठीक है। तो आजकल मैं समझता हूँ सभी उस्ताद हैं, सभी उस्ताद हैं, मतलब वो रिस्पेक्ट खड़ा रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है, आजकल नहीं है कुछ भी। ये आप जो है हमारी लोकल पब्लिक की भी बात कर रहे हैं हर और तरफ ही। जो मेन स्ट्रीम में ये भी। ठीक है, हर तरफ ही। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये चीज़ मैंने अपने फादर से सीखी थी। मेरे फादर ने मुझे बताया कि जब मेरे दादा फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर थे, संतोष, नाम सुना होगा, संतोष कुमार वगैरह, तो ये वहाँ पे बैठे हुए थे। तो एक दोस्त मेरी स्टोरी सुनाई कि मैं वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन की फिल्म इंडस्ट्री, शानूर स्टूडियो वगैरह, तो मैं वहाँ पे ना कैमरे का जो ट्रैक होता था उसको धक्का लगाता था। लेकिन वहाँ पे किसी को ये नहीं पता था कि ये इनका बेटा है। ये जो सामने जो के चेयर पे बैठे हुए हैं, ये जो डायरेक्टर हैं, ये इनका बेटा है जो ट्रैक को धक्का लगा रहा है। तो उन्होंने ये बात कही कि मैंने इसलिए नहीं किसी को बताया वहाँ पे कि अगर तो मैंने बता दिया तो फिर ये लोग मुझे काम नहीं सिखाएंगे, ये लोग कहेंगे सर आप भी उधर बैठे। तो मैंने वहाँ पे किसी को नहीं, वहाँ पे एक दो बंदों के अलावा किसी को नहीं पता था कि मेरे फादर वो हैं। अच्छा, तो बाकी उन्होंने ये चीज़ें छुपा के रखी, वो कहते हैं इसीलिए मैंने काम सीखा। अच्छा, तो क्या ये चीज़ भी होती है ना कि आप और बाकी मैंने आपको बताया कि आजकल के दौर में नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं ऐसे लोग, लेकिन बहुत कम लोग हैं डाउन जो टू अर्थ बहुत कम डाउन लोग टू हैं अर्थ ये। बहुत कम लोग हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि बतौर प्रोड्यूसर आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? अच्छा, बतौर प्रोड्यूसर जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, अच्छा मुझे आउटडोर काम करने का बहुत शौक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, क्योंकि आउटडोर के अंदर आप खेल सकते हैं बहुत सी चीज़ों के अंदर। तो जहाँ तक मेरा ज़हन कह रहा है, मेरा एक प्रोग्राम क्या करता था मैं, ज़ीरो पॉइंट। अच्छा, अच्छा। उसके अंदर एंकर के साथ वो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता था 2 दिन में। हम सुबह निकलते थे, उसके नाम हमने डिफरेंट सेगमेंट्स रखे हुए थे। एक सेगमेंट के अंदर हम इस्लामाबाद की सबसे अच्छी जगह दिखाते थे, उसके मुतालिक तमाम कोई भी जगह होगी उधर जाएंगे। फिर एक सेगमेंट होता था इस्लामाबाद का बेहतरीन फूड, अच्छा, वो हम दिखाते थे उसको बकायदा। वहाँ पे जौन सी जगह है उस जगह पे होटल हैं, जहाँ पे भी जाते थे वो कुक करते थे हमारे सामने। फिर हम एक सेगमेंट होता था हमारा डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, हम एम्बेसीज के साथ करते थे, किसी भी एम्बेसडर के साथ हम करते थे। तो वो हमने स्टार्ट किया था, तो वो एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। इसके अलावा जो है ज़्यादातर मैं जो इन्वॉल्व रहा हूँ प्रोमोस और फिलर्स के अंदर। फिलर जो है मुझे बड़ा शौक होता था कि कोई भी फिलर हो, प्रोमोस हो, वो मैं बड़े शौक से करता था। मेरा आउटडोर बहुत रहा है, जितने भी मेरे ज़्यादातर प्रोग्राम्स हैं आउटडोर मैंने बहुत किए हैं प्रोग्राम। स्टूडियो बेस्ड प्रोग्राम भी स्टार्ट थोड़ा सा मैंने स्टूडियो बेस से किया था, जहाँ तक मुझे याद है कोई करंट अफेयर का ही प्रोग्राम था। उसके बाद न्यूज़ बुलेटिन। लेकिन मैं अपने जो मुझे टास्क जो थे आउटडोर्स के, मैं बड़ी खुशी से लेता था कि मुझे दे। अच्छा, अब तक का सबसे यादगार कोई प्रोग्राम है, कोई किस्सा या कोई वाकया है यादगार प्रोग्राम किस हवाले से मुझे बताएं? जो आपको लगा हो कि ये बहुत, एक तो एंकर की मेहनत इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई है और सारा काम बहुत अच्छा हुआ है, वर्क इसमें बहुत अच्छा हुआ है। अव्वल तो हर बंदे की कोशिश होती है, हर एंकर की कोशिश होती है कि उसका प्रोग्राम अच्छा जाए, कि कोई फंबल ना आया हो, कोई कट ना आया हो, लाइट्स ज़बरदस्त हैं और वो दिन ही आपका बहुत अच्छा गुजरा हो। कुछ इस हवाले से कोई यादगार किस्सा है आपका? देखिए, कोशिश तो यही होती है कि जो भी प्रोग्राम करें वो बेस्ट करें। और वैसे गलती है, ये बातों की गलती होती है तो पता चलता है कि जी कि आप इससे सीखना है। हाँ जी, ठीक है, गलतियां तो हर एक से होती है, लेकिन अगर तो मैं ये कहूँ कि अच्छे प्रोग्राम्स जो जिसमें मैं सोचूं कि बड़ी हमने मेहनत से काम किया और आगे, बात वहीं पे कहूँगा कि आउटडोर्स इलेक्शंस ट्रांसमिशन जो हैं उनमें मुझे ज़्यादा सुकून मिलता था, क्योंकि भागदौड़ होती थी और टास्क भी होती थी। तो मुझे याद है कि कश्मीर में थे हम, कश्मीर में चैनल की तरफ से ड्यूटी लगी और वहाँ पे जाके हमने सिंपल जो थे नुमाइंदों के इंटरव्यूज़ करने थे इलेक्शन के दिनों में, ये जो लास्ट इलेक्शन से इससे पहले के। तो वहाँ पे हमें काफ़ी हुआ कि जी कि हमने सोचा कि यार सिर्फ जो है नुमाइंदों की क्यों करें। तो हमने जो मेरे साथ एंकर थे और मैं, हम दोनों ने वहाँ पे एक तरीके भाग दौड़ स्टार्ट की। तो हमने वहाँ पे प्रेसिडेंट को भी पकड़ लिया, प्रेसिडेंट के साथ भी इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए हमने। वहाँ कोई मिनिस्टर्स नहीं छोड़े, स्पीकर्स हर एक के पास पहुँच जाते थे। इवन कि छुट्टी का दिन था तो हम लोग ये पूछते थे कि कहाँ बैठे हुए हैं, तो वो हमें बताते थे हॉस्टल के अंदर है। तो हम हॉस्टल के अंदर घुस जाते थे उनके, और हॉस्टल में जाके उनके रूम नॉक करके
हमें उनके फेस भी नहीं पता थे। जब वो बाहर आते थे तो हम अपना तारुफ करवाते थे और फिर हम कहते थे हमने आपसे इंटरव्यू लेना है। तो अच्छा। वो और हम बताते थे कि आप कौन सी आप मिनिस्टर है किस हम्म, मतलब लॉ के हैं किसके, फिर वो हमें इंट्रोड्यूस कराते थे। हम्म, फिर हमने कहता अच्छा आप तैयार हो हम आ रहे हैं। अच्छा। हम इस तरह कर करके हमने तकरीबन तमाम मिनिस्टर्स, फिर हम इसी तरह जो स्पीकर थे या जो उनके उस वक्त के मेरे ज़हन में नहीं है, शाह कादिर इस तरह करके नाम था अच्छा। उनकी, एनेक्सी में गए, उधर जाके हमने प्रोग्राम किए, प्रेसिडेंट हाउस घुस गए हम, हम्म, प्रेसिडेंट के साथ हमने प्रोग्राम किए। तो एक बड़ा हमारा मज़े का एक्सपीरियंस रहा है काफी अच्छी और लंबी जर्नी है आपके ये काम चीज़ है। की। अच्छा मुझे बताएं, करंट न्यूज़ और अब जो है वो इस अफेयर्स में आप चले गए हैं, डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, कैमरामैन से प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस को थोड़ा सा जो है वो छोड़कर इस न्यूज़ वाली साइड पर आ जाना। और आपको पता है कि जब देखो हालात बदल जाते हैं और आपको फ़ौरन की फ़ौरन जो है वो बीपर देना होता है। तो क्या क्या कैसा पाया आपने उधर से निकल के इधर आ गए? अच्छा नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि हमें जो है ना अगर तो मैं आपको यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूँगा उस चैनल का, AVT चैनल्स, खैबर K2 TV। यहाँ पे हमें ये नहीं कहा गया कि जी कि आपने सिर्फ न्यूज़ करनी है या सिर्फ जो है हमें आपने इंटरटेनमेंट करना है। हमें हर चीज़ के अंदर काम करने दिया गया। मैंने इंटरटेनमेंट के शो भी किए हैं, मिशी खान के शो भी प्रोड्यूस किए हैं, रिदा हैं उनके भी शो प्रोड्यूस किए हैं। इंटरटेनमेंट, कॉमेडी, न्यूज़ एंड करंट अफेयर के बुलेटिन, करंट अफेयर प्रोग्राम तमाम। लेकिन मेरा माइंड ज़्यादा करंट अफेयर की तरफ था क्योंकि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करता था, न्यूज़ और ये तमाम चीज़ें। तो मैं इस तरफ ज़्यादा मेरा रुझान था कि मैं इस तरफ रहूँ। लेकिन अगर तो इंटरटेनमेंट में भी कर देते थे तो उसी तरीके से हम आगे पेश आते थे, उसी काम हम अच्छे तरीके से कर रहे होते थे, काम सारा किया। जबरदस्त। खबरों का हमारी बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक सेगमेंट का जिसका नाम है रैपिड फायर सेगमेंट। इसमें ये है कि मैं कुछ आपको नाम बताऊंगी, कुछ टिकटॉकर्स होंगे, कुछ एक्ट्रेस होंगी और कुछ होंगे सिंगर। तो उनको आपने जो है वो रेट करना है 10 में से, 10 आउट ऑफ जितना भी आप चाहें। तो पहला है जी टिकटॉकर, और टिकटॉकर सिड रैपर, कितने नंबर देंगे 10 में से? उनको मैं 7 नंबर। ठीक है। टिकटॉकर रबीका खान, स्किप करें आगे के लिए। स्किप करूं? ओके। टिकटॉकर जन्नत मिर्जा, जन्नत मिर्जा के 9। 9। एक्ट्रेस हानिया आमिर, नेक्स्ट। ओके। एक्ट्रेस यमुना ज़ैदी, नेक्स्ट। सिंगर आतिफ असलम, आतिफ असलम 10। 10। सिंगर चाहत फ़तेह अली खान, चाहत फ़तेह अली खान, देखें हम इंटरटेनमेंट के लिए वो अच्छे हैं, मैं उन्हें भी मायूस नहीं करना चाहता, तो उनको 6 दे देते हैं। 6 दे देते हाँ। हैं। अच्छा ये जो क्योंकि बाकी सिंगर लोगों को प्रॉपर आपने उन्हें चुना- कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला किसी को भी इज्जत दे देता है, हम्म। ये अल्लाह ताला के हाथ में है, तो वो किसी को भी इज्जत अच्छा दे। दो खवातीन को आपने पीछे स्किप कर दिया, ये क्या, ये क्यों? आप इस कैटेगरी में नहीं समझते उन्हें? उनको शायद अब दोबारा नाम ले, मैं दोबारा उन्हें नंबर दे देता हूँ। नंबर दे दें आप, मुझे पता चल गया मशवरा देना चाह रहे होंगे। मशवरा देना चाहेंगे? नहीं नहीं, मशवरा नहीं देना चाहूँगा। अच्छा, एक्ट्रेस हानिया आमिर और यमुना ज़ैदी को। हानिया जो है उनको मैं 8 नंबर दूँगा। अच्छा, और यमुना ज़ैदी को 6। ठीक है। अच्छा 8 नंबर के साथ आपने स्किप कर दिया इसको, क्या मतलब? अच्छा देखिए हानिया आमिर का जब मैंने पहले पूछा आपने मैंने skip- स्किप इसलिए कर दिया कि मैं देना नहीं चाहता था नंबर, मैंने कहा कि इन्हें जाने दिया, इस वजह से कर दिया। अच्छा, लेकिन फिर अच्छा, आपने अच्छा। कहा तो मैंने कहा कि जी दे देते हैं। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि अब मैं आपको जो क्वेश्चंस बताने लगी हूँ उसमें तीन ऑप्शन होंगे, उन तीनों में से देखना कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो आप बताएं कि कौन सा मेल एक्टर आपको लगता है कि सुपर क्लास है? फवाद खान, एहसन खान, अहद रज़ा मीर। अच्छा, इनमें से जो है जो मुझे वैसे पसंद है उनका नाम ही नहीं लिया आपने। अच्छा वो भी आगे और भी अच्छा आएंगे। है, इनमें से क्या पता फवाद उन्हें? खान को मैं कह रहा हूँ। फवाद खान को। अच्छा अगर आप समझें कि एक ड्रामे में एक हम किरदार देते हैं डैशिंग बॉय का, ठीक है, एक हीरो है और वो काफ़ी डैशिंग है और गुस्से का तेज है और एक हम कहते हैं फैंटेसी है, तो उसमें आप किस को लेना पसंद करेंगे एक्टर को? बिलाल अब्बास को, वहाज अली को या दानिश तैमूर को? बिलाल जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिलाल ज़्यादा बेहतर रहेंगे। रिसेंट इनका बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि आप इन 3 टिकटॉकर्स में से किसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे? सहर हयात, रुमैसा खान या फिर कैंडॉल? सहर है यार। सहर हयात को। जबरदस्त।
अच्छा, नेक्स्ट है इन तीनों टिकटॉकर्स में से आप किसको देखते हैं कि ये इन तीनों में से बेस्ट है? हरीम शाह और कंवल आफ्ताब या फिर डॉली? इनमें से कंवल आफ्ताब। कंवल आफ्ताब, ठीक है। बड़ा अच्छा सेगमेंट आपने खेला है मेरे साथ। और अब जो है बैक टू द क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। दुखी तो बड़े भी बहुत होते हैं, लाजमी तो नहीं कि छोटे बहुत बच्चे जो हैं वही दुखी हों, बड़े भी दुखी होते हैं। बच्चों की वेलफेयर क्यों बात करती है? ये बड़ा आपने एक बड़ा हट के है, मीडिया से भी हट के है क्वेश्चन। तो बच्चों की वेलफेयर के लिए जब तक इंसान के ऊपर ना खुद ना कुछ गुजरी हो ना, उस वक्त तक वो समझता नहीं। तो पास में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से फिर मैंने बच्चों की वेलफेयर के लिए काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और एक मैंने तंजीम बनाई हुई जिसमें पाकिस्तान भर से बहुत से फादर्स ज़्यादा हैं उसके अंदर और मदर्स भी हैं उसके अंदर। तो हम काम इस पे कर रहे हैं कि वेलफेयर तो बहुत, बच्चों की वेलफेयर के लिए बहुत से अदारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एम है जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं वो ये करते हैं कि जब मियाँ बीवी के दरमियान में अलहदगी हो जाती है तो उसका सबसे ज़्यादा जो बुरा असर पड़ता है वो बच्चों पे पड़ता है कि बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। अब बाहर की कंट्रीज के देखिए, आपकी अलहदगी, खुला तलाक हो जाना, मैं उसको इतना बड़ा मैटर नहीं समझता, लेकिन एक बच्चे को माँ से छीन लेना या बाप से छीन लेना ये बहुत बड़ा क्राइम है। ना इस्लाम हमें इजाजत देता है, नो लॉ देता है, लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, बाहर की कंट्रीज में भी अगर तो आपकी अलहदगी हो जाती है तो फर्स्ट डे जिस दिन आप जाते हैं कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे अलाउ कर दिया जाता है कि जी बच्चे बाप से भी उतना ही मिलेंगे और माँ से भी उतना ही मिलेंगे। ठीक है, खर्चा बाप देगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुलाकात दोनों से उसी तरह होगी, जबकि पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। पाकिस्तान में अगर तो ये चीज हो जाए तो सबसे पहली बात ज्यादातर बच्चों को माँ के हवाले कर दिया जाता है कि आप माँ रखें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छी परवरिश कर सकती है, रखें, लेकिन एक बाप को भी उसी तरह मिलने का राइट दिया जाए, जबकि नहीं होता है। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने 8-8 साल हो गए बच्चों की शक्ल ही नहीं देखी है, लेकिन खर्चा दे रहे हैं, कोर्ट खर्चा पूरा लेता है, लेकिन बच्चे की मुलाकात नहीं है। और अगर तो वो केस करके मुलाकात ले भी ले तो होता क्या कि बच्चे को अदालत के अंदर लेके आना, वहाँ पे मुलाकात कराना। सर, आप क्या समझते हैं, ये काहिली है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की या फिर ये माँ बाप को जो है वो खुद ही तय करनी होंगी ये चीज़ें, ताकि बच्चों के ऊपर बुरा असर ना पड़े? क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसका जहन कच्चा होता है, क्या असरात मुरतब होते हैं नहीं पता होता। मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें माँ बाप को खुद समझनी चाहिए कि हमने हमारे दरमियान में जो होना तो हो गया, क्या हम अपने बच्चे को भी खराब करना चाहते हैं? बच्चे को कोर्ट में लेके आएंगे, वहां पे मुलाकात होगी जहाँ पे मुजरिम भी बैठे होंगे, वो बच्चे पे क्या ज़हन पे उसका असर पड़ेगा कि वो देखेगा कि जी को वहीं पे बैठ के जवान होगा, मिलता रहेगा। आपकी बेटी है, बेटी को आप कोर्ट लेके आएंगे, वहां मिलाएंगे। ऐसे अगर तो बच्चे वालिद के पास हैं तो वालिद ऐसा ना करे कि जी कि वो कोर्ट लेके आए, और अगर तो माँ के पास है तो वो भी ऐसा ना करे कि उन बच्चों को कोर्ट में, अपने बेटा बेटी को कोर्ट में लेके आके मुलाकात करें। उनका अच्छे माहौल में मुलाकात करें, उनको इजाजत दें कि वो घर लेके जा सके। बाप को भी एक हक है कि वो अपने बच्चों के साथ प्यार कर सके, घूमे फिरे, उनको लेके जाए, और माँ को भी उतना ही हक है। तो ये दोनों को राइट्स बिल्कुल बराबर मिलने चाहिए, और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ कि राइट्स दोनों को बराबर दें बच्चों की। क्या बात है सर, आपके साथ जो है वो गॉसिप करके बड़ा अच्छा लग रहा है, और हमें जो है वाइंड अप भी करना है। जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि हमारी यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो साथ कोई ना कोई टेक्निकल वर्क आप जरूर सीखें, कोई भी सीखें, क्योंकि अगर तो आपके पास जॉब नहीं मिलती है, आपको कोई गवर्नमेंट की, आपको कोई प्राइवेट, तो आप कम से कम टेक्निकल कोई, अगर तो आपके हाथ में कोई काम होगा तो आप काम कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ पर जोर दूंगा कि जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं, जब स्टडी करें तो साथ साथ कोई ना कोई टेक्निकल वर्क लाजमी सीखें। क्या बात है, मैं भी आपकी इस बात से एग्री करूंगी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत अच्छी जो है हमारी गपशप लगी, और यकीनन कि हमारे नाज़रीन के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हुई जो उन सब के लिए बड़ी मुफीद साबित हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह दोबारा भी ये प्रोग्राम आपके साथ करेंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने वतन से प्यार कीजिएगा, और देखते रहिए गॉसिप विद रुमैसा। अल्लाह हाफिज़।
At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more.